Hello friends, in previous classes we are discussing about coordination number and also oxidation number. आज हम बात करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी होता है वीबीटी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के बारे में आज हम बात करेंगे। थोड़ा देखिए, जो प्रीवियस था उसको हम थोड़ा रिपीट कर देंगे जो कि आपको इजी हो जाएगा। जो अगले वाला जो हिस्सा है हम पढ़ने वाले हैं आपको बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, पहले तो मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ डोनर साइड अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम। इसका मतलब यह है, आप एक कॉम्प्लेक्स लिए, कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़े हुए हैं जितने नंबर पे, वही होगा कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर वही होगा। देख लीजिए, मैंने लिखा कि K3Fe का होल 6। यहाँ पर जो Cn है वो कौन सा डेल्टेट का लिगैंड है? ना मोनोडेल्टेट का है, कितना सारा है ना 6 का, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6। यस और नो? नाउ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। यू कैन कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर इफ यू नो व्हिच नंबर ऑफ लिगैंड इज दिस। ये लिगैंड कौन सा टाइप का है, बाइडेंटेन है या मोनोडेंटेन है या पॉलीडेंटेन है, कौन सा डेंटेन है, आप ये जान पाओगे तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा आप ये बता दोगे। ठीक है। और दूसरा वाला जो पार्ट हमने पढ़े थे वो था ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है मैंने पहले भी बता रखा है प्रीवियस वीडियो में, और ज्यादा डिटेल जानने में चाहते हो तो प्रीवियस वीडियो देख लोगे। पार्ट 2 जो होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, वो वाला वीडियो पे मैंने इस बारे में पढ़ाया था, तो इसलिए इसको थोड़ा स्किप करके पढ़ा रहा हूँ। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब द रेसिडुअल चार्ज कैरिड आउट बाय द सेंट्रल मेटल एटम। हम यही जो है, जो कॉम्प्लेक्स है, इसी को ही ले लेते हैं। कौन सा कॉम्प्लेक्स था वो? K3FeCN का होल 6। yes or no? Then what is the oxidation number? I said oxidation number is the residual charge of the central metal atom। मतलब सेंट्रल मेटल एटम का जो इंडिविजुअल चार्ज होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। देखिए, इसका इंडिविजुअल चार्ज आप कैसे निकालोगे? मैंने आपको बताया था कि आपके पास कुछ पैसा है तो आप एक ग्रुप में हो, तो ग्रुप के सब पैसा जाने के बाद जितना होगा वो आपका ही होगा। देखिए, तो ये रहा पोटेशियम का चार्ज कितना है? +1। कितना पोटेशियम है ना? 3 है, तो मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिए, +1 × 3 प्लस Fe का कितना हुआ? X प्लस Cn का कितना है? -1 है। कितने सारे Cn है? 6, देन × 6। ये जो कॉम्प्लेक्स है उनके ऊपर कौन सा चार्ज यहाँ पर है? क्या चार्ज नहीं है, इसका मतलब चार्ज है 0। देन वी विल फाइंड X इज इक्वल टू +3। yes or no? ये रहा ऑक्सीडेशन, ये रहा कोऑर्डिनेशन नंबर, ये रहा ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने आपको दोनों ही पार्ट बताए थे कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो आपको याद रखना होगा कि जो लिगैंड है वो कौन सा डेंटेन है। ठीक है, मोनोडेंटेन 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होगा। बाइडेंटेन 3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 3 × 3 × 2 इज इक्वल टू 6। देखिए, वैसा ही ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर द रेसिडुअल चार्ज कैरिड आउट बाय द सेंट्रल मेटल एटम। ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके ऊपर चार्ज जितना होता है वो होता है क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आज का जो नया टॉपिक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ध्यान से सुनिए, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आ रहा है तो आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो प्रिंसिपल होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर ही डिपेंड करता है। देखिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है उसका प्रिंसिपल क्या है? Z - ON + 2Cl। इसको याद रख लीजिए। आप अभी बोलोगे कि जो EAN है वो क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? देखिए, ये एक कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट NH3 का होल 6 Cl3। यहां पर हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ना?
NH3 जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड है। कितने सारे NH3 है ना, 6 NH3 है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है ना, इसके ऊपर जो चार्ज होता है इसके ऊपर क्या चार्ज है, X प्लस NH3 का 0 चार्ज है, तो 0 × 6 प्लस क्लोरीन का -1 × 3, टोटल कितना चार्ज है 0, तो X = +3 हमने निकाले। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +3 है। और यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या है ना, कोबाल्ट। कोबाल्ट का जो जेड वैल्यू होता है, कौन सा वैल्यू, जेड वैल्यू। जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है 27। आप गिन लोगे कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, तो कोबाल्ट का आता है कितने पे 27 पे। अब देखिए एटॉमिक नंबर तो था कोबाल्ट का 27, तो ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो नया वाला कंसेप्ट है ये क्यों आया और किस लिए चाहिए हमको। देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर is the another atomic number of the central metal atom due to presence of the ligands and other atoms। ये जो देखिए आपका जो बिहेवियर है, आपके पास जो पोटेंशियल है, आप खुद अकेले हो, वो जो पोटेंशियल आपके पास जितना होगा, आप एक ग्रुप में गए हो तब आपका पोटेंशियल कुछ अलग होगा, है कि नहीं। तो ये जो एटॉमिक नंबर होता है वो कोबाल्ट का अकेला का होता है 27, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन 27 है, तो इसी वजह से कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो भी 27 ही है। पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, ये एक ग्रुप में है कि नहीं, एक कॉम्प्लेक्स के अंदर में है। ये जो कॉम्प्लेक्स के अंदर है, ये जो लिगैंड है, ये जो आयनिक पार्ट है, उसके वजह से इसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है कि नहीं, इसको हम मापेंगे। किस वजह से, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के जरिए से मापेंगे, ठीक है। आप अभी समझिए ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, आप समझ गए होंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर का मतलब इंडिविजुअल जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो होता है एटॉमिक नंबर। पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, जब लिगैंड से अदर कोई प्रेजेंट होता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तब उसके ऊपर एक अलग सा असर पड़ता है, इसलिए उसका और एक एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। मतलब इफेक्ट पड़ने के बाद जो एटॉमिक नंबर फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब आप देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को समझना जरूरी नहीं, पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो रूल्स है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर = Z - ON + 2Cl, इसको आप समझ के रखना, याद रखना जरूरी है। देखिए Z क्या हुआ एटॉमिक नंबर, ON तो आपको पता होगा ऑक्सीडेशन नंबर, CN तो आपको पता होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, ये दोनों हमने जो प्रीवियस क्लास था उसमें पढ़ा दिए। तो Z क्या है, Z तो आप 9th स्टैंडर्ड में से पढ़ रहे हो, है कि नहीं। कोबाल्ट का Z कितना है 27 है। अब हम ये जो कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे। देखिए शुरू से देखिए ध्यान से, हम अब प्रॉब्लम कर रहे हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के ऊपर, बहुत ही ईजी है। देखिए मैंने क्वेश्चन लिया कि ये जो कोबाल्ट NH3 का होल 6 Cl3 है, इसका इफेक्टिव, आज का जो क्लास यहीं से ही शुरू होता है, ठीक है। तो आप यहीं से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कोबाल्ट NH3 का होल 6 Cl3 है कि नहीं। यहां पर हम पहले निकलने वाला क्या है ये समझते हैं। यहां पर हमको पूछा गया है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है। समझ लीजिए क्या पूछा है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है, हमको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। पहले तो देखिए ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर = Z - ON + 2Cl। इसका मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को निकालने से पहले आपको Z को जानना होगा, ON को जानना होगा, CN को भी जानना होगा। Z क्या है, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर तो आपको पता होगा कोबाल्ट का कितना है, एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का अभी मैंने बताया 27 है कि नहीं। उसके बाद आया ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है, द रेसिडुअल चार्ज ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, देन सेंट्रल मेटल एटम इज X, NH3 का चार्ज 0 होता है, 0 × 6 प्लस क्लोरीन का क्या होता है -1 × 3, टोटल का हो गया 0 क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो =0 मैंने लिया। उसके बाद हो गया क्या, X = +3। और एक बात मैं बता देता हूं, कभी आपका ये जो ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर आपका नेगेटिव में आ रहा है तो समझ जाओ कि आप गलती की हो, है कि नहीं।
ये जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। मैंने प्रीवियस क्लास में भी ये बताया कि क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो चार्ज होता है एक सेंट्रल मेटल एटम के होता है, तो मेटल एटम का चार्ज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो हो सकता है, +3 भी प्लस हो सकता है, पर नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये आप ध्यान से रखिएगा। x का वैल्यू क्या हुआ, x इज इक्वल टू +3। नाउ यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर। What is the coordination number here? Now coordination number is the number of donor site attached to the central metal atom. Now here NH3 is a 6 and NH3 is a monodentate ligand. So the coordination number will be 6. Yes or no? We get the three values. Z is equal to 27 and ON is equal to +3, CN is equal to 6. Then what is the effective number? Effective atomic number is a Z minus ON plus 2CN. We have the Z value, we have the ON value, we have the CN value. Now we can determine the effective atomic number value. What is effective atomic number value? Now effective atomic number is equal to 27 minus ON. Minus ON का मतलब होता है -3 plus 2CN plus 2 into CN. CN का वैल्यू कितना है 6 है कि नहीं? तो 27 minus 3 plus 2 into 6 12 कितना हो गया 36 है कि नहीं? इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है 36। आप अभी बोलोगे ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमने निकाला इसका एप्लीकेशन क्या है, क्यों हम इसे निकालें, जरूरी क्या है? देखिए बहुत ज्यादा जरूरी। आपको पूछा क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर। देखिए दोनों कॉम्प्लेक्स, ये एक कॉम्प्लेक्स है, मैंने और एक कॉम्प्लेक्स आपको दे दिया, समझ लो, ठीक है? समझ लो कि एक और कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट H2O का होल 4 Cl2 Cl2। देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट NH3 होल 6 Cl3। मैंने एक दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स लिया कोबाल्ट H2O का होल 4 Cl2 Cl। मैंने अभी पूछूंगा कि ये जो दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, दिस वन इज मोर स्टेबल और दिस वन इज मोर स्टेबल। आप कैसे बोलोगे कैसे कि कौन सा स्टेबल है? देखिए जब आपके स्टेबल की बात आता है, कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, 2 या 3 या 4 कॉम्प्लेक्स दिया होगा आपको, तो पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा रिएक्टिव है। देखिए आपको तब क्या निकालना है, ये इफेक्टिव नंबर ही, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ही आपको हेल्प करेगा। आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जानते हो तो क्या होगा, देखिए सोच लो कि इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है कितना हम अभी निकाले 36 है कि नहीं? इसका जो एटॉमिक नंबर आएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या आएगा, 4 हुआ तो 4 निकल गए, 35 ही आएगा। आप निकाल लोगे, ठीक है? मेरा थोड़ा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है तो मैंने देख के बता दिया, आप इसको निकालोगे, ये आपके लिए होमवर्क है क्योंकि मैंने इसका बना दिया, तो इसका निकालना आपके काम। देखिए इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना निकला 36। इसका मैंने इसको जैसे बनाया आप इसको वैसे ही बनाओगे, कुछ हार्ड नहीं है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका है 36, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है कितना 35। तो देखिए इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है। आप बोलोगे आपको कैसे पता, मुझे कैसे पता कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है? ना देखिए ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का वैल्यू, ये जो नोबल गैस होते हैं, नोबल गैस का वैल्यू तो आपको पता होगा, आप इसको जोड़ लोगे तो भी जान जाओगे, 2 8 8 18 18 32। देखिए 2 पहला नोबल गैस का एटॉमिक नंबर दैट इज हेलियम है कि नहीं? दोनों को ऐड कर लो, 2 8 10 दैट इज नियन, तीनों को ऐड कर लो दैट इज आर्गन 18, 4 ऐड कर लो दैट इज क्रिप्टन 36। ओके, दैट मीन्स 36 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ए नोबल गैस। क्लियर? तो किसका, कोई भी कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है वो कोई भी एक नोबल गैस का एटॉमिक नंबर के साथ इक्वल हो रहा है, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये 35 है, ये 36 है। व्हिच वन इज इक्वल विद द इफेक्ट, सॉरी, व्हिच वन इज द इक्वल विद द atomic number of a noble gas? Now this one is the equal with the atomic number of a noble gas, so this one is a more stable. Clear? And this one is a less stable, and
इफ द क्वेश्चन विल बी ऑल्टर, क्वेश्चन घुमा दे, ऐसे पूछा कि व्हिच वन इज मोर रिएक्टिव, देन दिस वन इज मोर रिएक्टिव, यू हैव टू क्लैरिफाई अबाउट इट, बिकॉज स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी जो दोनों होता है दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं। स्टेबिलिटी ज्यादा हो तो रिएक्टिविटी कम, रिएक्टिविटी ज्यादा हो तो स्टेबिलिटी कम। क्लियर। तो यहां पर हमने देखे कि 36 जो होता है इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, इसका मतलब यह है ये जो कंपाउंड है इसका जो रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप जान गए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, Z-ON+2Cl। और ये आपका कौन सा काम में आएगा ना, आप जब स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी मेजरमेंट करने जाओगे तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना चाहिए, और आपको ये वाला जो प्रॉब्लम होता है ये आना चाहिए। ये वाला प्रॉब्लम आएगा तभी आप बता दोगे क्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का वैल्यू। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का वैल्यू से आप पता लगा लोगे कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल एंड कौन सा कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होता है। कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एक नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के साथ मैच खाएगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका मैच नहीं खाएगा, नियर अबाउट होगा 35, वो कम स्टेबल होगा। देखो ये तो 2 की बात हुई, और एक दे दी जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है 34, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, this one is more stable, this one is less and this one is more less, then which one is more reactive, now this one is more reactive. okay, आप ऐसे ही नंबर देखोगे। ठीक है, ये तो खत्म हुआ। इसके बारे में कुछ प्रॉब्लम हो आपके पास तो कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप पे SMS कर दोगे तो मैं सॉल्व कर दूंगा। आप ट्राई करो कि बुक से प्रॉब्लम लेके आप सॉल्व करो। ठीक है। आप अभी हम बात करेंगे the most important and interesting theory of coordination chemistry, that is VBT। VBT देखिए, VBT का जो फुल फॉर्म होता है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। इसको पढ़ाने से पहले मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूं, आप क्लैरिफाई हो। ये जो VBT होता है ये एक नहीं 2 होता है, और एक भी VBT है। ये वाला जो VBT है ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए है। आप बोलोगे हमने तो कुछ अलग VBT पढ़े थे +2 फर्स्ट ईयर में, तो अब हमको अलग सा VBT पढ़ाया जा रहा है कि नहीं। VBT का मतलब समझिए, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वैलेंसी सेल में, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है VBT। पहले वाला जो कंपाउंड्स थे आयनिक या कोवैलेंट कंपाउंड, उनके लिए जो VBT हम कोवैलेंट कंपाउंड में हमने VBT पढ़े थे, वो वाला जो VBT था ये वाला VBT से पूरा का पूरा अलग है। देखिए वो वाला VBT को मैं शॉर्टकट में बताता हूं। NH3 मैंने ले लिया। ठीक है। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है। NH3 लो या आप CH4 ले सकते हो, वाटर ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, मैंने यही ले लिया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। तो इसका मतलब 1s2 2s2 2p3 हो गया, है कि नहीं। S में 2, ये वाला S में 2, ये वाला P में कितना है, 3 है, एक। पहला वाला जो VBT था वो यही बोल रहा था कि जिसके शादी हो गया है वो और शादी नहीं कर सकता। और सोच लो यहाँ पर तो नहीं है, 2D तो नहीं होगा, सोच लो कि 3s है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, सोच लो नहीं है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं है, ये वाला ऑर्बिटल फ्री हुआ है, फ्री है। तो कौन सा पार्ट इसमें, देखो पहला वाले में दोनों है, यहाँ पर अनपेयर्ड है, यहाँ पर पेयर्ड है, यहाँ पर अनपेयर्ड है, यहाँ पर पूरा पूरा वैकेंट है। पहला वाला जो VBT था वो यही कह रहा था कि जिसकी शादी हो गया है वो और शादी नहीं कर सकता, जो अनमैरिड है वो ही शादी कर सकता है। यहाँ पर बच्चे तो नहीं है, शादी कौन करेगा, पापा करेंगे, नहीं तो कर सकते ना, पापा नहीं कर सकते। देखिए जो प्यार है वो और बॉन्डिंग नहीं करेगा, जो वैकेंट है वो भी बॉन्डिंग नहीं करेगा, सिर्फ वही बॉन्डिंग करेगा जो क्या है, अनपेयर्ड है। ये वाला बात कौन कहता था, पहला वाला जो VBT है। ये वाला जो VBT सिंपल से मैं बता रहा हूं, ये वाला VBT क्या कह रहा है। ये वाला VBT यही कह रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ये वाला VBT ये कह रहा है कि सिर्फ वैकेंट ही कर सकते हैं,
कौन सा? सिर्फ वैकेंट। क्यों? नहीं, क्योंकि आपका जो, अब तो हम मॉडर्न हो गए, अब शादी करवाना नहीं चाहिए, बच्चों लेके आएंगे, हाँ ना? नहीं, बाहर हैं तो वहीं से लेके आएंगे, है ना? अभी यही हो रहा है ना, ट्रेंड चल रहा है लव मैरिज, तो बच्चों लेके आएंगे। मतलब पापा को सिर्फ इतना करना है पहले से, मतलब पापा के पास कोई अनमैरिड बेटा या बेटी होता है तो पापा क्या करते हैं, उनके लिए ढूंढते हैं। बेटी हुआ तो दूल्हा ढूंढते हैं, बेटा होगा तो दुल्हन ढूंढते हैं। पर अब ऐसा काम नहीं करना पड़ता है कि नहीं? अब बच्चों जो हों वो लेके आते हैं पहले से, है कि नहीं? पहला वाला जो VBT था वो पुराना ज़माना का VBT था। इसका मतलब पुराना ज़माना का VBT का मतलब जो शादी किए हैं वो और शादी नहीं कर सकते, जो फ्री है, बच्चे तो नहीं है, शादी कौन करेगा? वो नहीं कर सकता। यहाँ पर जो अनमैरिड बच्चे हैं वो ही शादी करेंगे, पहला वाला VBT कहता है। पर अब का जो VBT है ये बात बोलता है ये पैड है, ये नहीं कर सकता, ये अनमैरिड है, ये भी नहीं कर सकता। सिर्फ जो प्यार करके ले आ सकते हैं वही ले आ सकते हैं। इसका मतलब पापा का सिर्फ काम है कि वैकेंट घर बनाओ और रहो, बच्चे ले आएंगे, है कि नहीं? वहां से उठा ले आएंगे। तो देखिए आप क्लैरिफाई हो जाओ, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं VBT के अंदर, क्योंकि VBT दो होता है। आपको क्लैरिफाई होना है, जो दो VBT होता है वो अलग अलग होता है। एक VBT कोवैलेंट कंपाउंड के लिए और एक VBT कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, दोनों अलग होता है। कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होता है, शेयर पैड ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो जो बॉन्डिंग होता है कोवैलेंट बॉन्ड होता है। यहाँ पर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होता है वो कुछ अलग होता है। देखिए अब ये वाला VBT हम जानते हैं, अब क्लैरिफाई हो गया ना कि वो वाला VBT अलग एंड ये वाला जो VBT है ये भी अलग है, ठीक है?